आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सन 1990 पहाड़ियों के बीच में एक कॉलेज था। उसमें हॉस्टल भी था। आज बहुत सारे लोग इस कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके आपस में एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। उन्हीं में से दो दोस्त हैं, शिवा और आदित्य। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में एक दिन ही कॉलेज में आए थे और आज दोनों अलविदा हो रहे थे। आदित्य बहुत उदास था, मानो वो घर जाना ही नहीं चाहता था। और वो कहाँ रहता था शिवा को ये मालूम भी नहीं था। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे को अलविदा किया। शिवा ने अपने घर का पता आदित्य को दिया और कहा, आना मेरे घर छुट्टियों में, हम खूब मज़े करेंगे। मैं तुम्हें गांव घुमाऊंगा और बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन आदित्य वो उदास ही रहा। तभी शिवा बोला, चल उदास मत हो, हम बेस्ट फ्रेंड है यार। चल तू अपना पता दे दे, मैं कभी आ जाऊंगा तुझसे मिलने। आदित्य बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। शिवा सोचता है कि उसे कोई लेने भी नहीं आया, शायद इस वजह से वो उदास है। कुछ घंटे बाद शिवा को लेने शिवा के चाचा जी आ जाते हैं। गाड़ी लिए शिवा के चाचा जी शिवा को गाड़ी में बैठने को कहते हैं। अब तक शाम हो चुकी थी। चाचा के साथ शिवा निकल लेता है। गाड़ी में बैठे घर के लिए वो दोनों आगे बढ़ने लगे थे। रास्ते में थोड़ा अंधेरा छा गया था। पहाड़ी रास्ता था। चाचा जी उस पहाड़ी रास्ते में धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी शिवा की नज़र आगे चल रहे एक लड़के पर पड़ती है जो कि पैदल चल रहा होता है। शिवा को पीछे से देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदित्य हो। जब गाड़ी उसके आगे बढ़ी और शिवा पीछे मुड़कर देखा तो वो सच में आदित्य ही था। उस सुनसान रास्ते पर वो अकेला पैदल कहाँ चला जा रहा था। तभी शिवा बोला, चाचा जी गाड़ी रोकिए। चाचा जी गाड़ी का ब्रेक दबाते हैं। गाड़ी रुकती है। शिवा तुरंत ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर आदित्य के पास जाता है और पूछता है, आदित्य कहाँ जा रहे हो? आदित्य शिवा को देखता है और आगे बढ़ जाता है, वो भी बिना कोई जवाब दिए। शिवा आदित्य को झंझोड़ते हुए हिलाता है और पूछता है, कहाँ जा रहा है पैदल? और तू ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है? मुझसे बात कर, कोई दिक्कत है क्या? वो भी बिना बोले ऐसे इस रास्ते पर पैदल चला जा रहा है। आदित्य की आंखें लाल थी, मानो वो बहुत रोया हो या फिर थकान की वजह से शायद वो सोया ही नहीं हो। शिवा आदित्य को गाड़ी में पकड़कर बिठाता है और कहता है, आदित्य कहाँ चलना है बताओ? पहले पहाड़ से उतरते हैं, फिर आगे का रास्ता बताता हूँ। नज़र झुकाए हुए धीरे से आदित्य कहता है। चाचा जी धीरे धीरे चलते रहते हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शिवा पूछता है आदित्य से और उसके माथे पर हाथ रखता है। ओ तेरी, तुझे तो बुखार है यार। चल कोई नहीं, तुझे दवा दिला देते हैं। पहले पहाड़ से उतरते ही चाचा जी एक होटल के पास गाड़ी रोकते हैं और पूछते हैं, आपके पास बुखार की दवा है क्या, या फिर इधर कोई दवा की दुकान? तो इस पर होटल वाला कहता है, हाँ आगे जाकर सीधे हाथ की तरफ घूम जाना, वहाँ गांव में एक दुकान है। चाचा जी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। आगे राइट साइड में एक गांव है, वहाँ दवा की दुकान है शायद, चलो वहीं चलते हैं। और फिर गाड़ी चलाते हुए चल देते हैं और उस गांव में पहुंचकर दवा लेते हैं, आदित्य को खिलाते हैं। आदित्य का चेहरा पूरा सफ़ेद होता जा रहा था, मानो उसके शरीर में से
किसी ने खून ही चूस लिया हो। चाचा जी गाड़ी स्टार्ट करते रहते हैं और फिर उतर कर देखते हैं कि गाड़ी की टायर पंचर हो चुकी है। अरे यार, क्या हुआ चाचा जी? शिवा पूछता है। टायर पंचर हो गई है। कहाँ फंस गए हम रात में? शिवा, तुम्हारे दोस्त को आराम की ज़रूरत है। हम यहाँ कहीं रात को रुकते हैं और फिर देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते हुए चाचा जी वहाँ मौजूद एक आदमी से पूछते हैं, हमें रात में रुकने के लिए कोई जगह मिल जाएगी यहाँ कहीं? तो इस पर वो आदमी कहता है, हाँ ज़रूर, एक जगह है, मेरे साथ चलिए, मैं पहुँचा देता हूँ आपको। एक पक्का मकान था। वो किसी धनी आदमी का था जो शहर में रहता है। ये मकान में कई कमरे होते हैं जो वो किराए पर देता रहता था किसी राहगीर को रुकने के लिए। वहीं शिवा, आदित्य और चाचा जी रूम बुक कर लेते हैं रात बिताने के लिए। वहाँ एक आदमी है, साहू, वही देख रेख के लिए जो बाहर बैठा आग तापता रहता है। रूम में आदित्य को सुलाने के बाद शिवा और चाचा जी कुछ खाने के लिए साहू के पास जाते हैं। कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? चाचा जी पूछते हैं। तो इस पर साहू कहता है, बैठिए साहब, मैं मंगा देता हूँ, मेरा घर नज़दीक ही है, मेरी पत्नी खाना बना देगी। उसके लिए कुछ खर्चा देना होगा और टाइम भी लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कहते हुए चाचा जी 100 का नोट साहू को देते हैं। साहू अपने बेटे को आवाज़ लगाता है, जगन, ए जगन, जा साहब लोगों के लिए खाना बनवा ला। अम्मा को बोल कि 2 लोगों के लिए खाना बना दे। तो इस पर चाचा जी कहते हैं, 2 नहीं 3, एक और लड़का है ना ऊपर में सोया हुआ है। तो इस पर साहू चाचा जी को अजीब नज़रों से देखता है और फिर कहता है, क्या? मगर आप तो 2 ही लोग हैं ना, मैंने तो 2 ही लोगों को आते देखा। ये सुनकर चाचा जी और शिवा दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी साहू कहता है, 2 ही लोग ना साहब? तो इस पर चाचा जी साहू से कहते हैं, पर हम 3 लोग आए यहाँ पर, वो एक बीमार सा लड़का था ना जिसको, उसी के लिए तो हमने यहाँ कमरा लिया, वो कमरे में आराम कर रहा है। तो इस पर साहू अपनी जगह से उठा और फिर घर के अंदर कमरे की ओर बढ़ने लगा। उसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो चाचा जी और शिवा दोनों आपस में एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे, क्योंकि कमरे में कोई नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? आदित्य इस तरह से गायब कैसे हो सकता है? चाचा जी और शिवा तो घर के बाहर दरवाजे पर ही खड़े थे। अगर आदित्य निकल कर जाता तो नज़र भी आ जाता। शिवा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने चाचा जी को तुरंत ही घर चलने को कहा, जिसके बाद चाचा जी और शिवा वहाँ से अपने घर पहुँचे। अगली सुबह शिवा को मालूम पड़ा कि आदित्य ने अपने घर में अपने कमरे में कल सुबह ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शिवा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर आदित्य कल सुबह ही मर चुका है तो फिर स्कूल में और फिर रास्ते भर उनके साथ कौन था। तभी शिवा को समझ में आया कि शिवा को स्कूल में सब लोग अजीब नज़रों से क्यों घूर रहे थे, क्योंकि आदित्य उसके अलावा किसी और को नज़र ही नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनोहर पुलिस को दहलीज पर रोके खड़ा घूर रहा था। वो गुस्से से बोला, इसका क्या मतलब इंस्पेक्टर कामत? आप तो बेवजह मेरे घर में घुस रहे हैं और हम पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर कामत के चेहरे पर वही सर्द भाव बने रहे। वो बोले, मेरे पास वारंट है आपके घर की तलाशी की, ये लीजिए।
कामत ने वारंट मनोहर को थमा दिया और कहा, इसलिए अच्छा होगा कि आप हमारा रास्ता ना रोकें और हमें जांच करने दें, नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। वारंट देख मनोहर की शक्ल से हवाइयाँ उड़ गई। ना चाहते हुए भी उसने पुलिस वालों को घर में प्रवेश करने दे ही दिया। इंस्पेक्टर कामत के भीतर आते ही मनोहर चिल्लाकर बोला, पर इंस्पेक्टर, आप एक बच्चे की बात पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? उसने यूं ही कोई कहानी गढ़ ली होगी और अब आप उसकी बातों पर विश्वास करके मेरा और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इस पर इंस्पेक्टर कामत बोले, वो सब हम देख लेंगे मिस्टर मनोहर, आप बस आराम से अपने बीवी और बच्चे के साथ सोफे पर बैठे रहिए जब तक जांच खत्म ना हो जाए। मनोहर ने वही किया और वो बैठ गया अपने बीवी और लड़के के साथ। वो और उसकी पत्नी संजना अपने बेटे रुद्राक्ष को थामे और बेबसी भरी नज़रों से ये सब देखते रहे। तभी एक हवलदार दौड़ता हुआ आया। कामत के पास आकर वो हवलदार कामत को किचन की तरफ ले गया। ये देख ना जाने मनोहर को क्या हुआ, वो उठ खड़ा हुआ और सीधे किचन की तरफ भागता हुआ गया। वो इंस्पेक्टर कामत और उस हवलदार से पहले ही किचन में दाखिल हो गया और उसने फौरन ही एक बड़े से किचन नाइफ को उठाकर कामत की तरफ करते हुए कहा, इंस्पेक्टर, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, अभी निकल जाओ मेरे घर से, वरना। इतना कहकर उसने कामत की तरफ से वो चाकू हटाकर अपने गले पर रख लिया और कुर्राते हुए बोला, वरना मैं खुद की जान ले लूँगा। इस समय तक बाकी पुलिसकर्मी भी किचन के बाहर जमा हो चुके थे। संजना भी आ चुके थे और अपने पति को ये हरकत करता देख वो चीख पड़ी, पर कामत पर उसकी इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जगह पर ही बिल्कुल जमा खड़ा मनोहर को ही देखता रहा और फिर बोला, मनोहर, उस चाकू को नीचे फेंक दो और अपने गुनाहों को कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की भलाई है। पर मनोहर की आंखों में सनक भरी हुई थी। उस पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। वो कामत की बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी किचन में कहीं से एक आवाज़ आई जिसने मनोहर का ध्यान भटका दिया और तभी कामत ने फुर्ती दिखाते हुए मनोहर के हाथ से उसका चाकू उछाल दिया और उसे दबोच लिया। कामत ने ऐसा किया ही था कि उसे अपने पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। कामत ने पलट कर देखा तो पाया कि संजना पागलों की तरह एक फूलदान लिए उसकी शायद ही आ रही थी, पुलिसकर्मियों को धकेलते हुए। उस समय संजना में एक अजीब सी शक्ति आ गई थी और वो शायद कामत के जान ले ही लेती कि तभी वहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी ने टीजर गन से उसे शूट कर दिया, जिसकी गोली सीधे संजना को जा लगी और वो बिजली का झटका खाकर गिर गई। सभी ने राहत की सांस ली। इसके बाद मनोहर को हथकड़ी पहना संजना के साथ बाहर भेज दिया गया। उस हवलदार ने कामत को अपनी खोज के बारे में बताया, जो कि था एक गुप्त तहखाना किचन के नीचे। कारपेट को हटाने पर पुलिस को वो तहखाना दिख गया और उसका द्वार खोलते हुए वो अंदर घुस गए। तहखाने में काफ़ी अंधेरा था तो पुलिस ने टॉर्च चला ली और जो अंदर देखा उसे देखकर वो बुरी तरह से चौंक उठे। उस तहखाने में एक वृद्ध महिला थी, जंजीरों से बंधी हुई, जो कि काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। पुलिस वालों को देखकर वो कुछ बोलने लगे, पर कमजोरी की वजह से ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पाई। वो रहस्यमयी आवाज़ शायद इन्हीं की थी। उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत बुरी हालत में है और उन्हें फ़ौरन ही मेडिकल सहायता की ज़रूरत है। कामत ने पहले ही एक एम्बुलेंस बुला ली थी
और उन महिला को फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये केस देखते ही देखते सभी की चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि ये काफ़ी भयानक मामला था। मनोहर और संजना काफ़ी लालची लोग थे। उन्हें मनोहर के मामा सेठ धनपत लाल से जायदाद के बारे में काफ़ी कुछ मिला, पर उससे वो लोग संतुष्ट नहीं थे। उन्हें और लालच था, उन्हें और धन चाहिए था। सो उन्होंने धनपत लाल और उनकी पत्नी भावना का अपहरण कर लिया। मनोहर और संजना ने बड़ी ही प्लानिंग करी थी और उन्होंने आसानी से इन दोनों की गुमशुदगी को कार दुर्घटना में हुई मौत से तब्दील कर दिया। अपने इस प्लान के लिए उन्होंने 2 अनजान लोगों की जान ले ली और फिर धनपत लाल की कार में और उन दोनों की लाश को कार में डालकर कार को आग लगा दी। लाश इतने जल गए थे कि उन्हें पहचान पाना नामुमकिन हो गया था और बस धनपत लाल की घड़ी और भावना की अंगूठी के आधार पर ही उन दोनों लाशों की पहचान हुई थी। वहीं दूसरी ओर मनोहर और संजना छुपकर धनपत लाल और भावना को अपने घर ले आए और तहखाने में उन्हें बंद कर दिया। एक तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि धनपत लाल और भावना देवी पर कुबेर और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद था, जिस वजह से अगर उनकी बलि चढ़ाई जाए तो उसके फलस्वरूप मनोहर और संजना पर धन की वर्षा होगी। इसलिए उन्होंने तांत्रिक के कहे अनुसार खास तारीख पर धनपत लाल की बलि चढ़ा दी। ये सब शायद पुलिस को पता ना चलता अगर विवान ना होता। विवान धनपत लाल की दूसरी बहन का पोता और वो धनपत लाल और भावना को बेहद लाडला था। एक दिन अचानक ही उसे सपने में धनपत लाल दिखने लगे जो उससे कुछ कहते हैं, पर विवान कुछ समझ नहीं पाता। उनका अर्थ क्या था वो कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन वो इतना समझ गया था कि धनपत लाल काफ़ी दुखित हैं और वो कुछ बताना चाह रहे थे। और फिर अचानक से ही उसे कुछ दृश्य दिखने लगे अजीब से किसी अंधेरी जगह के, और फिर उसे मनोहर और संजना भी दिखे जो धनपत लाल के लाश को उठाकर ले जा रहे थे। विवान समझ गया कि धनपत लाल और भावना के साथ मनोहर और संजना ने कुछ तो किया था। ये बात विवान ने अपने माता पिता को बताई, जिसे पहले तो उन्होंने बस पूरा सपना समझा, मगर फिर विवान की आवाज़ में विश्वास की झलक देखकर विवान के पिता ने अपने दोस्त पुलिस से बात की, जिसने गुप्त तरीके से जांच करनी शुरू कर दी और उसे सबूत भी मिल गए। जिस सड़क पर दुर्घटना हुई थी धनपत लाल और भावना की, उसी सड़क के सीसीटीवी में मनोहर और संजना भी दिखे थे उन दोनों का पीछा करते हुए, पर सीसीटीवी हर जगह मौजूद नहीं है और ना ही वो दोनों अपनी साजिश को अंजाम देते हुए कैद हुए, इसलिए ये ठोस सबूत नहीं थे। लेकिन विवान के पिता के लिए ये सबूत काफ़ी था और वो अपने पुलिस दोस्त के साथ कमिश्नर के पास पहुँचे, जिन्हें कुछ तो गड़बड़ लगी और उन्होंने सर्च वारंट जारी कर दिया और इंस्पेक्टर कामत को भेज दिया। इस काम के साथ इंस्पेक्टर कामत ने भावना देवी को तहखाने से सुरक्षित बचा लिया था, इससे पहले कि मनोहर और संजना उसकी बलि दे पाते हैं। अच्छे से इलाज मिलने के बाद भावना देवी दोबारा स्वस्थ हो गई और उन्होंने पुलिस को मनोहर और संजना की सारी करतूत बता दी, जिस कारण उन दोनों को जेल हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।